नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में आपदा का योगी मॉडल यानी आपदा प्रबंधन के नए वॉर रूम की। वहीं देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम दामी के विजन को फोकस करती हमारी खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और साथ ही बात आगरा में विकास के दावों के रोड एक्सीडेंट की, मतलब कमला नगर में खुले पाताल लोक के रास्ते की। और चलते चलते बात मेरठ में खूनी इश्क का पार्ट 2 सांप और जहर की जुगलबंदी की। अब खबरों का रुख करेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए और अत्याधुनिक मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की हैं जो न सिर्फ आपदा प्रबंधन की तस्वीर बदलेंगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेंगी। यूपी अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व यानी इंसानों और जानवरों के टकराव को आपदा की श्रेणी में शामिल किया है। आइए देखते हैं इस पूरे मास्टर प्लान पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम योगी की बड़ी घोषणा। आपदा मित्र के रूप में काम कर चुके युवाओं को होमगार्ड भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता के साथ तरजीह। यूपी के सभी होमगार्ड्स को दी जाएगी आपदा मित्र की स्पेशल ट्रेनिंग। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य। आपदा से बचाव की जानकारी देना भी देश की बहुत बड़ी सेवा। उत्तर प्रदेश को आपदाओं में सुरक्षित रखने और राहत कार्यों को बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार देने के लिए रविवार को लखनऊ में एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भव्य और आधुनिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि यूपी को हर संकट से बचाने का सबसे बड़ा वॉर रूम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने साफ किया कि आपदा के समय एक एक सेकंड कीमती होता है। नया मुख्यालय इसी तत्परता का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि आपदा को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों से लोगों को अवगत कराना भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को आपदा की श्रेणी में रखकर लोगों को राहत देने का कार्य किया है। इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, इनकी मॉक ड्रिल के बारे में हमारी क्या तैयारियां हैं और इसको लेकर के अगर हम उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आज अच्छा मानदेय उनको दे रहे हैं, कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। घटना दुर्घटना होने पर किसी होमगार्ड के स्वयंसेवक को हम लोग लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार के सदस्य को भी उपलब्ध करवाते हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सबसे बड़े नीतिगत फैसले लिए। पहला फैसला युवा और होमगार्ड से जुड़ा है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि अब प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी होमगार्ड्स को अनिवार्य रूप से आपदा मित्र की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि गांवों और कस्बों में किसी भी संकट के समय से ये जवान सबसे पहले मोर्चे पर खड़े हो सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने आपदा प्रबंधन में एक और मील का पत्थर छू लिया है। जंगली जानवरों में हमले में जान गंवाने वाले, घायल होने वाले लोगों के परिवारों को बिना किसी देरी के आपदा राहत कोष में सीधे मदद मिलेगी। सीएम योगी ने गर्व से दोहराया कि पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने इस गंभीर समस्या को आपदा मानकर पीड़ितों को तुरंत मरहम लगाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर मेरा मानना है एक अच्छी शुरुआत है। हमेशा आपदा नहीं आएगी, लेकिन जब आपदा ना आए, शांति के समय में हम लोगों को स्वयं की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर के अगर हम इसके बारे में भी कुछ लोगों को बता सकें, छात्रों को बता सकें, वहाँ के शिक्षकों को बता सकें। किसी रविवार के दिन जनपद स्तर पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के माध्यम से भी उनको हम बता करके उन्हें इससे किसी भी आपदा से जुड़े हुए क्या क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों के बारे में अवगत करा सकें, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी सेवा ये हो सकती है।
आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन की गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। ये सभी, इसके साथ ही कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया। जाहिर है कि योगी सरकार का फोकस सिर्फ आधुनिक इमारतों पर नहीं बल्कि जमीन पर मुस्तैद मैन पावर पर है, जो संकट के समय देवदूत बनकर जनता की जान बचाती है। आपदा मित्रों को होमगार्ड्स में मौका देकर सरकार ने सुरक्षा रोजगार का एक बेहतरीन फॉर्मूला तैयार कर दिया है। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया। शिक्षा की नई नींव और उत्तराखंड का नया भविष्य। देहरादून में रविवार का दिन प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री धामी ने समावेशी शिक्षा मिशन 2030 के तहत महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण किया और साफ कर दिया कि देवभूमि की शिक्षा व्यवस्था अब देश के लिए एक रोल मॉडल बनने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पुस्तकों का लोकार्पण। शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री धामी का विजन स्पष्ट, हर बच्चे को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मिशन 2030 बनेगा उत्तराखंड के छात्रों के उज्जवल भविष्य का आधार। धामी सरकार का अंतिम छोर पर खड़े बच्चे तक आधुनिक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प। देहरादून में आयोजित समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पुस्तकों का लोकार्पण के भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार का विजन पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। सीएम धामी ने समावेशी शिक्षा मिशन 2030 की पुस्तकों का लोकार्पण करते हुए कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य केवल साक्षरता बढ़ाना नहीं बल्कि हर वर्ग के बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा पहुंचाना है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। ये केवल कुछ पुस्तकों या शिक्षण सामग्री का केवल एक शुरुआत हो रही है, लोकार्पण हो रहा है, एक समारोह हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ अनीता जी ने जो प्रयास किया है, उनके साथियों ने जो प्रयास किया है, हमारे रमेश भट्ट जी ने जो उसको एक तरह से संयोजन किया है पीछे से, तो ये शिक्षा को और अधिक सरल तरीके से और अधिक प्रभावी तरीके से और सभी के लिए समावेशी बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और इस पहल के लिए मैं अनीता जी को और उनकी पूरी टीम को इस प्रेरणादायी पहल के लिए बहुत बधाई देता हूं। और अनीता जी ने अपने जीवन के अनुभवों को केवल लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े बन जाते हैं, बहुत नाम सम्मान सब हो जाता है, लेकिन वो अपने तक ही सीमित हो जाते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इसको केवल अपने व्यक्तिगत यात्रा तक इसको सीमित नहीं रखा, बल्कि हजारों बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधार बनने का संकल्प लिया कि मैं उन बच्चों के भविष्य को सुधारूंगी। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कार्यक्रम में कई अहम बातें कही। उन्होंने साफ किया कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को स्मार्ट और इंक्लूसिव बनाने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पाठ्यक्रम तक में बड़े बदलाव कर रही है। नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में उत्तराखंड पहले ही अग्रणी रहा है और अब मिशन 2030 के जरिए प्रदेश के बच्चों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है। आज हमारा छोटा राज्य
पूरे हिंदुस्तान के लिए कई मामलों में उदाहरण बन रहा है। जो काम हम सबसे पहले यहाँ करते हैं वो पूरे देश के अंदर होता है। अब सोचिए एसडीजी जैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कल मैं 9 घंटे तक हमारे जिला पंचायत के लोगों के साथ, ब्लॉक प्रमुखों के साथ, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद हमारे निगम, कॉरपोरेटर्स और नगर पंचायतें, छोटी वाली जो हमारी पालिकाएं, उनके सभी प्रतिनिधियों के साथ 9 घंटे तक हमने बैठक करी रमेश जी। एक बार एक ग्रुप के साथ पूरी बैठक करने के बाद उनके साथ लंच के साथ समापन हुआ, दूसरे के साथ डिनर के साथ समापन हुआ। तो मैंने तब भी देखा कि किस प्रकार से लोग जो है आज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, किस प्रकार से राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप सब लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? तो आप तो खैर जानती होंगी क्योंकि इतनी दुनिया में काम करके आ रही हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो बहुत कम लोगों को पता था। तो ये गैरोला जी हमारी जिम्मेदारी है भैया, हम लोगों को बताना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने पैरामीटर्स आते हैं, पंक्ति बताना चाहिए हम लोगों को। तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा राज्य छोटे राज्यों में नहीं, हिमालय राज्यों में नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब मिला के उन सब में हमारे राज्य का नाम पहले स्थान पर आया है उस इंडेक्स में। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पिछले कुछ समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने, उसे अधिक पारदर्शी, आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2026 से अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू कर दिया है। अब प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक स्कूलों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पर्यटन और संस्कृति ही नहीं बल्कि उत्तम शिक्षा के क्षेत्र में भी देश का नेतृत्व करने की राह पर आगे बढ़ चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैसे तो बारिश एहसास है राहत का, सुकून का और उमस भरी गर्मी से निजात का, लेकिन व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त न हो तो यह आफत भी है। आगरा में सिर्फ सड़क नहीं धंसी बल्कि विकास के दावों की परत भी उखड़ गई। जिन सड़कों को मजबूत होने का दावा किया गया था वो पहली ही बारिश में जवाब देती नजर आई। आगरा की पौष कॉलोनी कमला नगर में सड़क अचानक धंस गई और बीच सड़क पर इतना गहरा गड्ढा बन गया कि उसमें एक व्यक्ति आराम से उतर गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ सड़क का गड्ढा है या भ्रष्टाचार की गहराई। इस गड्ढे में समाजवादी पार्टी के नेता सीढ़ी लगाकर उतरे, वीडियो बनाया और इसे पाताल लोक का रास्ता बताते हुए सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश ने खोल दी सड़क निर्माण की पूरी सच्चाई। गड्ढा नहीं, विकास के दावों पर बड़ा सवाल। सड़क धंसी तो गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर उठे सवाल। पहली बारिश में बह गए विकास के तमाम दावे। जनता पूछ रही है घटिया निर्माण का जिम्मेदार कौन है। आगरा की सड़कों पर पाताल लोक के दर्शन आसान है सबसे ज्यादा, जिसमें आप ऐसी गहराई है, यहाँ पर इतनी गहराई है कि इंसान तक नीचे चले जाए। मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूँ और जनता से भी आग्रह करता हूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सभी लोग आवाज उठाएं और बदलाव लाएं। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को कुछ नहीं लेना है, भ्रष्टाचार बढ़ाना है और लापरवाही चरम सीमा पर कर रखी है। ये तस्वीर सिर्फ एक गड्ढे की नहीं बल्कि उन दावों की है जो पहली ही बारिश में धंसते नजर आ रहे हैं। आगरा की पौष कॉलोनी कमला नगर में सड़क अचानक धंस गई और बीच सड़क पर इतना गहरा गड्ढा बन गया कि उसमें एक व्यक्ति आराम से उतर गया। ये तस्वीर सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली मौके पर गए, सीढ़ी लगाकर खुद गड्ढे में उतरे
और सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। दावा किया कि गड्ढा करीब 5 फीट गहरा है और इसे भ्रष्टाचार का गड्ढा बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आगरा के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कें धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सड़क धंसने के कारणों की आधिकारिक जांच और तकनीकी रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन बार बार सड़क धंसने की ये घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या निर्माण कार्य तय मानकों के मुताबिक हो रहे हैं या फिर कहीं विकास की नींव में समझौता किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती, बल्कि सरकार के विकास की सबसे बड़ी पहचान होती हैं। लेकिन जब वही सड़कें पहली ही बारिश में जवाब देने लगे तो सवाल सिर्फ गड्ढे का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन जाता है। और आगरा की ये तस्वीर एक बार फिर से चेतावनी दे रही है कि विकास की असली परीक्षा उद्घाटन के दिन नहीं, बल्कि पहली बारिश में होती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और क्या जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर ये गड्ढा भी बाकी मामलों की तरह समय के साथ भर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इन दिनों जघन्य और शातिर वारदातों से दहल उठा है। अभी हस्तिनापुर में पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मलकर पति को सांप से डसवाकर मारने का मामला पूरी तरीके से सुलझा भी नहीं था कि मेरठ के ही लोहिया नगर से एक और रूह कपा देने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। एक निजी हॉस्पिटल में जिस नर्स की मौत को पहले आत्महत्या समझा जा रहा था, वो दरअसल एक बेहद ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर था। शादी का दबाव बनाने पर एक प्रेमी इस कदर हैवान बन गया कि उसने ड्रिप में जहरीला केमिकल मिलाकर अपनी ही प्रेमिका को मौत की नींद सुला दिया। आइए देखते हैं सनसनीखेज खुलासे पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मेरठ में खूनी इश्क का पार्ट 2। मेरठ में सांप और जहर की जुगलबंदी। एक ने सांप से डसवाया, दूसरे ने ड्रिप में मिलाया जहर। इश्क, नागिन और जानलेवा ड्रिप। हस्तिनापुर में काल सर्प, लोहिया नगर में कातल ड्रिप। भरोसे का कत्ल, कहीं कोबरा बना हथियार, कहीं दवा ही बन गई जहर। सफेद एप्रन पहनकर मरीजों को नई जिंदगी देने वाली एक नर्स को क्या मालूम था कि जिस अस्पताल में वो काम करती है वही उसकी कब्रगाह बन जाएगा। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में जब नर्स की लाश मिली तो हर कोई दंग रह गया। शव के पास एक सुसाइड नोट भी था, जिससे पहली नजर में ये मामला खुदकुशी का लग रहा था। लेकिन जब खाकी ने तफ्तीश की परतें खोलनी शुरू की तो आत्महत्या के इस ड्रामे के पीछे से निकला एक बेहद खौफनाक मर्डर प्लान। पुलिस के मुताबिक मृतका और अस्पताल के ही एक कर्मचारी के बीच काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था। प्रेमिका लगातार शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन आरोपी शादी से मुकर रहा था। इसी जिद से पीछा छुड़ाने के लिए आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची। जब नर्स ड्यूटी पर थी तब मौका पाकर कि ड्रिप में एक जहरीला रासायनिक पदार्थ मिला दिया। केमिकल शरीर में जाते ही नर्स की तड़प कर मौत हो गई। साबित करने के लिए आरोपियों ने पहले से ही एक फर्जी सुसाइड नोट लिखकर शव के पास रख दिया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही सुसाइड नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि इसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना साबित करना स्वीकार किया जाता है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतका से हो गई थी। मृतका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है।
मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है अभी आपका? विक्की। विक्की भाई, क्या मामला हुआ थाने आए? जो हमारी भाभी है वो जहर खवा दिया हॉस्पिटल में, एमसीसी हॉस्पिटल। वे सुबह घर से ठीक ठाक आई है हमारी लाल लगन हवा के, तो हॉस्पिटल में आ गए, उन्होंने जहर खवा दिया, उन्होंने टेपन ओपन चोड़ी वोड़ी सब टूटी पड़ी है वहाँ पे हॉस्पिटल में। जॉब करते हैं वे। कब से जॉब करती हैं? काय की जॉब करती हैं? वे एमसीसी हॉस्पिटल में है, ओटी में रहती हैं वे। आपके पास कब सूचना मिली? हमारे पास 1-1:30 बजे के आसपास में फोन आया। क्या बताया गया आपको? हमारे पे बिट्टू है, इन्होंने भैया का फोन आया है। क्या कहा गया? हॉस्पिटल में आए, उन्होंने नया जहर खा। किसने बताया आपको? भैया ने भाभी। भाभी का भैया वहीं था उस टाइम? उन्हें बुलाया गया है, उन्होंने फोन करा हॉस्पिटल से। किसने फोन करा था? वो मुझे पता नहीं है किसने। अस्पताल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने करा होगा, जब वहाँ पे हॉस्पिटल में फोन करा। कौन है वो? कौन है? सुरचंदी हॉस्पिटल में काम करते हैं, ओटी में। ओटी में काम करते हैं। जब सुबह भाभी आई थी क्या कुछ नहीं, कुछ मत वहाँ चला लोग नवा के खाना लेकर अपना तैयार होगा आगे। कुछ विवाद चल रहा था घर में आपस में? घर में कुछ विवाद चल रहा था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का उन्हें पता ही नहीं। मेरठ में एक के बाद एक सामने आ रही इन वारदातों ने समाज को झकझोर दिया है। पहले हस्तनापुर में स्कूल संचालक अतुल कुमार के सांप से डसवाकर हत्या और अब लोहिया नगर में ड्रिप में जहर देकर नर्स का कत्ल। इन दोनों मामलों ने ये साबित कर दिया है कि शातिर अपराधी कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बहरहाल मेरठ पुलिस की मुस्तैदी से दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस घटना ने प्यार और भरोसे के रिश्ते पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। शादी के पवित्र बंधन का दबाव बनाने पर एक हंसती खेलती जिंदगी को इस तरह मौत के घाट उतार देना वाकई इंसानियत को शर्मसार करता है। लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।